हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस ऐप पर। और आज हम लोग अपना नया वीडियो लेक्चर स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ रिवाइज करा दूं कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक स्टडी कर लिए। तो चैप्टर नंबर 6 हमारा चल रहा था। इसके पहले 2 लेक्चर उस चैप्टर के मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आप अवेलेबल भी हैं ऐप पर, आपने नहीं देखा हो तो उनको देख लें। और आज हम अपना लेक्चर नंबर 3 रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये आपको आज मिलेगा। ठीक है, इसमें कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। किरचॉफ के नियम हम लोग स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। किरचॉफ के दोनों नियमों को हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और आप उसको बहुत अच्छे से समझना और उसके नोट्स भी तैयार करना, क्योंकि किरचॉफ के जो नियम है, ये जो टॉपिक है आपका बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज, आपके जितने भी वैद्युत परिपथों के बारे में हम पढ़ेंगे तो वैद्युत परिपथ में किसी पॉइंट पर किसी प्रतिरोध में कितनी धारा बह रही है, या फिर उस प्रतिरोध के सिरों पर क्या विभवांतर है, या उस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना है, इन दोनों नियमों की सहायता से हम बहुत इजीली ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इनका मेन फंक्शन ही यही है कि किसी भी दिए गए परिपथ में वैद्युत धारा को ज्ञात करना, उसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना, या उन प्रतिरोधों के सिरों पर लगाए गए विभवांतर को ज्ञात करने के लिए इन नियमों का क्या करते हैं हम लोग उपयोग करते हैं। 1842 में किरचॉफ ने ये दोनों नियम प्रतिपादित किए थे और इन नियमों को हम लोग को 1 by 1 स्टडी करना है। टोटल 2 नियम है, दोनों को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। तो लास्ट तक इस वीडियो लेक्चर को आपको देखना है, एंजॉय करना है। कहीं कोई चीज समझ में ना आए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं ऐप पर। मैसेज जो अपना बॉक्स है वहां पर कोई भी आपको जो भी डाउट्स है वहां पर डाल सकते हैं, या फिर लाइव क्लास मैं जब भी लूंगा तो उस लाइव क्लास में आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, जिस दिन मैं डाउट क्लास रखूंगा तो डाउट क्लास में हम लोग लाइव क्लास के थ्रू डाउट्स को क्लियर कर लेंगे। जो भी आपके डाउट्स हैं आप उनको टिक कर लीजिएगा और जब भी लाइव क्लास होगी तो आप उसमें मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो आइए हम लोग अपने लेक्चर को, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आज का टॉपिक है, किरचॉफ के नियम। टोटल 2 नियम है और दोनों नियमों को हमको स्टडी करना है। किरचॉफ के नियम, पहला नियम क्या है, दूसरा नियम क्या है, 1 by 1 मैं बताता हूं। पहला नियम है, ठीक है, किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ का पहला नियम, जिसको प्रथम नियम, ठीक है, और दूसरा है किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम। ठीक है, ये 2 नियम हमको पढ़ने हैं। इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता देता हूं। वो क्या है? वो पॉइंट है कि जो आपका किरचॉफ का प्रथम नियम है, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ या प्रथम नियम, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर? आवेश संरक्षण। किस पर आधारित है? आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, और जो आपका दूसरा नियम है किरचॉफ का, वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर? ऊर्जा संरक्षण। ठीक, तो ये 2 नियम हमको स्टडी करने हैं। पहला है कि जो किरचॉफ का पहला नियम है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, और दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं किरचॉफ का पहला नियम। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए आप, किरचॉफ का पहला नियम, फटाफट इसको हेडिंग डाल दीजिए और इसको हम लोग स्टडी करते हैं। किरचॉफ का पहला नियम कहता क्या है? एक पॉइंट तो आप ये याद रखेंगे, जो किरचॉफ का नियम है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। लेकिन कैसे? हाउ? कैसे? क्यों ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? दोस्तों, हम लोग समझेंगे। हम लोग सबसे पहले उसको पता करेंगे, यार ये कैसे आपने बोल दिया सर, हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्या स्टेटमेंट है? कथन। ठीक है, सबसे पहले तो कथन पढ़ लेते हैं कि इस नियम के अनुसार क्या कहा था किरचॉफ ने। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग, मिलने वाली समस्त धाराओं का योग 0 होता है। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या मैंने आपको बताया। एक बार आप फिर से पढ़ लीजिए, स्टेटमेंट को आप पढ़ लें। स्टेटमेंट क्या है? इस नियम के अनुसार संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग क्या होता है बेटा? 0 होता है। कैसे?
यहाँ पे दो चीजें कॉमन है। सबसे पहले एक वर्ड जो इंपॉर्टेंट है संधि, ठीक है, और समस्त धाराओं का योग शून्य, ठीक है। इन दोनों की पॉइंट्स हैं, ये स्टेटमेंट के की पॉइंट्स है। कैसे? सपोज करिए ये कोई संधि, संधि मतलब वो जंक्शन पॉइंट होता है जहां पर कई धाराएं आकर मिलती हैं, ठीक है, एक कॉमन पॉइंट, ठीक है। सपोज करिए यहाँ पर एक धारा आ रही है I1, एक धारा आ रही है यहाँ पे I2, और यहाँ से एक धारा I3 बाहर जा रही है, ठीक है, और ये धारा, तीन धाराएं बाहर जा रही है। मैं नाम दे देता हूँ इनको, ये I1 हो गई, ये I2 हो गई, ये I3 हो गई, ये I4 हो गई और ये I5, ठीक है। अब कुछ अजम्पशन, जो अजम्पशन क्या है? संधि की ओर जाने वाली, संधि की ओर जाने वाली जो धाराएं हैं उनको हम लोग कैसे लेंगे? जो संधि की ओर धाराएं जा रही हैं उनको लिया जाए पॉजिटिव, उनको हम क्या ले रहे हैं? मान लो धनात्मक चिन्ह ले। संधि की ओर जो धाराएं जा रही हैं उनको हम लोग किस चिन्ह से व्यक्त कर रहे हैं? धनात्मक चिन्ह से। और जो संधि से दूर जाने वाली धाराएं, संधि से दूर जाने वाली धाराएं, जो धाराएं संधि से दूर जा रही हैं उन्हें क्या ले रहे हैं हम लोग? नेगेटिव ले रहे हैं। अगर मान लीजिए संधि के जो ओर जा रही है, जैसे I1 और I2, ये आप जो धाराएं देखें I1 और I2 संधि की ओर जा रही हैं, तो इनको हम क्या लेंगे? इनको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। और संधि से दूर कौन जा रहा है? I3, I4 एंड I5, ये जो धाराएं हैं संधि से दूर जा रही हैं, तो इनको हम लोग क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। ओके, अब स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो इन सभी धाराओं का योग क्या होना चाहिए? शून्य। तो I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 और माइनस I5 इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा? 0 होना चाहिए। ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट तो यही कह रहा है किसी परिपथ में संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग क्या होता है? शून्य होता है। तो I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5, ये समस्त धाराओं का योग क्या आ गया? शून्य। क्यों? क्योंकि जो धाराएं संधि की ओर जा रही थी उनको प्लस लिया, I1 और I2 संधि की ओर जा रही थी इसीलिए इनको क्या ले लिया? प्लस। और I3, I4, I5 संधि से दूर जा रही थी इसलिए इनको क्या लिया? माइनस। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इस रिलेशन से हम लोग स्टेटमेंट बना सकते हो। स्टेटमेंट क्या बनाएंगे इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला स्टेटमेंट आपको बताता हूँ किस तरीके से इस नियम को और कहा जा सकता है। ये हम लोगों ने निकाल लिया है कि जो आपका I1 प्लस I2 इक्वल टू क्या आ गया? I3 प्लस I4 प्लस I5। आप इसको नोट करें तो मैं आपको अगला टॉपिक बताऊं, यानी इसका एक और, इसको किस तरीके से और हम समझ सकते हैं, या इसको क्या और लिखा जा सकता है, ठीक है। और हो सकता है आप सभी लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, तो मैं आपको एक और स्टेटमेंट बताता हूँ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो हमने अभी निकाला है, ठीक। अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो इससे क्या बन रहा है कि इससे आप देखें I1 और I2 क्या है? संधि की ओर जाने वाली धारा है। तो संधि की ओर जाने वाली धाराओं का योग, जो संधि की ओर धाराएं जा रही हैं उनका धाराओं का योग, क्योंकि I1 और I2 जो है वो आपकी संधि की ओर जा रहे हैं, इक्वल टू किसके बराबर है? संधि से दूर जाने वाली, संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर। तो ये भी एक स्टेटमेंट हो जाएगा कि संधि की ओर जो धाराएं आती हैं उनका योग और संधि से जो दूर जाती हैं धाराएं उनका योग क्या होता है? बराबर होता है। ये भी क्या है? किरचॉफ के पहले नियम का स्टेटमेंट है। अब कहने का मतलब ये है कि जिस दर से आवेश संधि पर आ रहा है उतनी ही दर से आवेश संधि से जाएगा। इसको इस तरीके से भी लिख सकता है, क्योंकि संधि की ओर जो धाराएं आ रही हैं, तो धारा का मतलब क्या होता है? आवेश प्रवाह की दर। तो आवेश प्रवाह की दर क्या रहती है? नियत रहती है, ठीक है। आवेश प्रवाह की दर क्या रहती है? नियत रहती है। वो किसी भी संधि पर, अगर किसी संधि से आवेश गुजर रहा है तो उस संधि से गुजरने पर आवेश प्रवाह की दर क्या रहती है? नियत रहती है। इसीलिए इस नियम को हम लोग आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि ये नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है किरचॉफ के प्रथम नियम के बारे में।
हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया किरचॉफ का प्रथम नियम। सबसे पहला स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था कि अगर कोई संधि है, किसी वैद्युत परिपथ में कोई संधि है, तो उस संधि पर आने वाली और संधि से जाने वाली समस्त धाराओं का योग क्या होता है, शून्य होता है। तो हमने उसको एक्सप्लेन किया, अगर संधि की ओर धारा जा रही है तो उसको हमने क्या लिया, पॉजिटिव। संधि से अगर दूर जा रही धारा तो उसको हम लोग क्या लिया, नेगेटिव लिया। तो यहाँ पर डायग्राम में मैंने देखा I1 और I2 धाराएं कैसी थी, जो संधि की ओर जा रही थी, तो इनको प्लस लिख दिया, I1 प्लस I2। I3, I4 एंड I5 क्या है, संधि से दूर जा रही थी, तो इनको क्या ले लिया, माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। तो I1 प्लस I2 और इनको उधर पक्षांतर कर दिया तो क्या आ गया, I3 प्लस I4 प्लस I5। अगर इसको हम देखें तो ये जो I1 और I2 है, ये संधि की ओर आने वाली धाराएं हैं। तो हमने क्या लिखा, संधि की ओर जाने वाली धाराएं। I1 और I2 क्या है, संधि की ओर जा रही है, तो इनका जो योग है, संधि की ओर जाने वाली धाराओं का योग, इन दोनों का योग किसके बराबर आ रहा है, I3 प्लस I4 प्लस I5, मतलब संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर। ठीक है, तो एक और स्टेटमेंट बन गया कि संधि पर आने वाली धाराओं का योग प्लस संधि से जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट से हम ये कह सकते हैं कि आवेश प्रवाह की दर क्या रहती है, नियत रहती है। यानी इसका मतलब है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर क्या है, आपका प्रथम नियम जो किरचॉफ का है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया हो गया। ठीक है, आ गया होगा। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड नियम पर, और आप सभी लोगों ने इसको नोट भी कर लिया होगा अभी तक। तो सेकंड लॉ हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है। फर्स्ट लॉ भी इंपॉर्टेंट था, वैसे उतना ही इंपॉर्टेंट आपका सेकंड लॉ है। तो हम लोग अब आपको सेकंड लॉ बताता हूं मैं आपको, किरचॉफ का द्वितीय नियम। ओके, तो आप इसको नोट कर लिए होंगे, मैं हटा देता हूं इसको। अब हमको सेकंड नियम पढ़ना है, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों नियमों की हेल्प से हम वैद्युत परिपथों के तुल्य प्रतिरोध को, धारा को और वैद्युत विभवांतर को बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो आप सभी को अब मैं आपका सेकंड नियम बताता हूं। सेकंड नियम देखिए, किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम। ठीक है, किरचॉफ का द्वितीय नियम। ठीक है, इसको हम लोग पास का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पास। पास माने लूप, पास या लूप का नियम, लूप का नियम। ठीक है, इसको पास या लूप का नियम भी कहा जाता है। और मैंने आपको बता दिया था ये किस संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। जो आपका द्वितीय नियम है वो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो ये पहला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। किरचॉफ का जो सेकंड नियम है वो क्या कहता है कि किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है या द्वितीय नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। कैसे, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो उसको समझने के लिए हमको इसका स्टेटमेंट समझना होगा, कथन जिसको हम लोग कहेंगे कि क्या कहता है ये नियम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ ये लॉ है क्या। सबसे पहले हम लोग कथन को समझ लेंगे। तो कथन क्या है, कथन कहता है इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, जरा लिख लें पहले इसको, इस नियम के अनुसार। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं डायग्राम की हेल्प से। इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में और किसी वैद्युत बंद परिपथ में, किसी वैद्युत या बंद वैद्युत परिपथ में, ऐसे लिखते हैं हम लोग इसको, किसी बंद वैद्युत परिपथ में, बंद वैद्युत परिपथ में। ठीक है, बंद वैद्युत परिपथ में क्या इसको करेंगे, किसी बंद वैद्युत परिपथ में लगे हुए तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेकंड लॉ। किरचॉफ का दूसरा नियम हम लोग पढ़ेंगे। किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है उसको जरा पहले मैं आपको समझा दूं। दूसरा नियम आपका जो है, दूसरा नियम किरचॉफ का ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। कैसे, उसको एक्सप्लेन अगर हम लोग करें तो पहले मैं आपको स्टेटमेंट बता दूं। किरचॉफ का दूसरा नियम जो है उसका स्टेटमेंट क्या कहता है, उसका कथन क्या है। तो किरचॉफ के दूसरे नियम का स्टेटमेंट है, कोई भी अगर बंद परिपथ है, ठीक है, चूंकि इसको बंद लूप
या बंद पाश का नियम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं उसको भी समझ लीजिए। क्योंकि किरचॉफ का दूसरा नियम केवल बंद परिपथों पर ही हम क्या कर सकते हैं, आरोपित कर सकते हैं। क्योंकि ये जो नियम दिया गया था केवल बंद परिपथ के लिए था, खुले परिपथ पर इस नियम को लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, केवल बंद वैद्युत परिपथों के लिए ही किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है, उपयोग किया जाता है। तो किरचॉफ का दूसरे नियम का कथन क्या है, स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले आप उसको सुन लीजिए। किरचॉफ का दूसरा नियम कहता है कि किसी भी बंद वैद्युत परिपथ का, सबसे कॉमन जो वर्ड है वो है बंद, किसी भी बंद वैद्युत परिपथ का जो परिणामी वैद्युत वाहक बल होता है, किसी भी बंद वैद्युत परिपथ का जो परिणामी वैद्युत वाहक बल होता है, वह उस परिपथ में लगे हुए विभिन्न अवयव, उस परिपथ में मान लीजिए बहुत सारे अवयव हैं, अवयव मतलब जैसे प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है, तो विभिन्न अवयवों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के योग के क्या होता है, बराबर। इस स्टेटमेंट को अगर मैं आपको लिख के समझाऊं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, आप सुन लीजिए। किसी भी बंद वैद्युत परिपथ का जो परिणामी वैद्युत वाहक बल होता है, वह उस परिपथ में लगे हुए विभिन्न अवयवों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो जरा मैं स्टार्ट करता हूं, हम लोग थोड़ा सा इसको अब लिख के समझ लेते हैं। हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम। ठीक है, इसको मैंने आपको भी बताया, किरचॉफ का जो दूसरा नियम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बंद पाश या बंद लूप का भी नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, बंद पाश या बंद लूप का नियम, बंद लूप का नियम। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं। किरचॉफ का जो दूसरा नियम है इसको क्या कहा जाता है, बंद पाश या बंद लूप का नियम। बात कर लेते हैं इसके स्टेटमेंट की, कथन क्या है। कथन समझेंगे तो हमको और क्लियर होगा। कथन को आप लोग समझिए, कथन क्या कहता है। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, कथन लिख लेंगे आप, इस नियम के अनुसार, ठीक है, इस नियम के अनुसार हम लोग बात करते हैं। इस नियम के अनुसार हम लोग क्या समझना है उसको समझिए। ठीक है, इस नियम के अनुसार देखें, किसी बंद वैद्युत परिपथ, किसी बंद वैद्युत परिपथ का परिणामी वैद्युत वाहक बल, परिणामी वैद्युत वाहक बल, परिणामी वैद्युत वाहक बल परिपथ में लगे हुए, परिपथ में लगे हुए विभिन्न अवयवों मतलब प्रतिरोध, ठीक है, के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब स्टेटमेंट जो है उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको इसका मैथमेटिकल रिलेशन भी लिख देता हूं। किसी भी परिपथ का परिणामी वैद्युत वाहक बल, मान लीजिए समेशन ऑफ ई, ठीक है, समेशन मतलब मान लीजिए बहुत सारे अगर सेल लगे हैं तो उन सब सेल का अगर हम लोग वैद्युत वाहक बल ऐड कर देंगे तो परिपथ का परिणामी वैद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, ई। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई वैद्युत परिपथ है, उसमें 4-5 सेल लगे हैं, वैद्युत सेल। एक सेल का परिणामी वैद्युत वाहक बल कितना है, E1, दूसरे का E2, तीसरे का E3, चौथे का E4। तो सबका जो समेशन है, सबका जो योग है, सभी सेलों का योग है वो कितना है, समेशन ऑफ ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ बी। समेशन ऑफ बी मतलब उस वैद्युत परिपथ में कई सारे प्रतिरोध लगे हुए हैं, तो उन प्रतिरोध के सिरों पर जो आपके टर्मिनल विभवांतर या विभवांतर उत्पन्न हुआ है वो क्रमशः V1, V2, V3, V4, तो उन सबका जो योग निकाले वो क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ बी। उन समस्त विभवांतरों का योग और यहाँ पर समस्त जो वैद्युत वाहक बल है सेल के, उनका परिणामी समेशन ऑफ ई। ठीक है, अर्थात इसको हम लोग क्या समझेंगे, इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन अगर आपको करूं तो आप समझिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको आप लोगों ने समझ लिया होगा, इस स्टेटमेंट को आप लोग लिख लें और ये इसका मैथमेटिकल जो रिलेशन है उसको भी आप लोग नोट कर लें, तो हम लोग आगे बढ़े। तो इसको थोड़ा मैं आपको और एक्सप्लेन करूं कैसे इस स्टेटमेंट को और अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं। तो ये आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं इसको और आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा और आप लोगों को क्लियर हो जाए स्टेटमेंट। ठीक है, सभी ने नोट तो इसको कर लिया है ना, कर लिया होगा ये।
तो इसको और कैसे समझेंगे, देखिए इस स्टेटमेंट का मतलब है कि किसी भी वैद्युत परिपथ, और परिपथ कैसा होना चाहिए, बंद। ठीक है, किसी भी बंद वैद्युत परिपथ का परिणामी वैद्युत वाहक बल, परिणामी वैद्युत वाहक बल परिपथ में बहने वाली धारा, परिपथ में बहने वाली तुल्य धारा, परिपथ में बहने वाली तुल्य धारा जिसको हम लोग कह सकते हैं I, तथा परिपथ के तुल्य प्रतिरोध, परिपथ के तुल्य प्रतिरोध को हम लोगों ने मान लिया कैपिटल R के गुणनफल के बराबर होती। किसके बराबर होती? के गुणनफल के बराबर होती। के गुणनफल के बराबर, गुणनफल के बराबर होती है। ठीक है, जब होता है कैसे, इसको भी जरा हम लोग मैथमेटिकल वे में इसको रिप्रेजेंट करें तो समेशन ऑफ ई, मतलब जो आपके वैद्युत वाहक बल का समेशन है या परिणामी है उसको हमने क्या मान लिया, समेशन ऑफ ई इक्वल टू किसके योग के बराबर होगा, उस परिपथ में बहने वाली तुल्य धारा कितनी मान ली हमने, I। ठीक है, और तुल्य प्रतिरोध कितना मान लिया, R। तो समेशन ऑफ ई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I इंटू R, या इसको इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है, E इक्वल टू, मान लीजिए उस परिपथ में जो धारा है कई सारे अवयव हैं। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ डायग्राम बनाता हूँ। सपोज कर लीजिए एक छोटा सा डायग्राम मैं यहाँ बना देता हूँ। वैद्युत परिपथ, एक ये वैद्युत सेल लग गया जिसका वैद्युत वाहक बल कितना है, E। ठीक, ये प्रतिरोध कितना है, R1, और ये प्रतिरोध कितना है, R2। इसमें धारा कितनी बह रही है, I। तो इसको किस प्रकार हम किरचॉफ के दूसरे नियम से हम लोग इसको किस प्रकार लिखेंगे, इस परिपथ का तुल्य या परिणामी वैद्युत वाहक बल कितना है, E। तो E बराबर इसके अवयव क्या, R1 और R2, इनमें धारा कितनी बनी, तो इसको लिख देंगे IR1 प्लस IR2, क्योंकि उनके योग के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब एक मैं आपको परिपथ बना के समझाऊंगा कि किरचॉफ के द्वितीय नियम का हम लोग उपयोग कैसे करते हैं। कुछ एजम्पशंस जो होते हैं माने जाते हैं, उसके हेल्प से हम लोग किरचॉफ के द्वितीय नियम को मैथमेटिकली वे में, कोई सवाल अगर आ गया, कोई न्यूमेरिकल आ गया, तो कैसे हम किरचॉफ के द्वितीय नियम को अप्लाई करेंगे वो और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, और आई होप सभी ने नोट भी कर लिया होगा क्योंकि बहुत फास्ट हैं आप लोग मेरी तरह। ठीक है, सभी ने नोट कर लिया, जल्दी करिए। अगर नोट ना किया हो तो जस्ट 1 मिनट में आपको देता हूँ। जब तो मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो मैंने पढ़ा था किरचॉफ का दूसरे नियम का स्टेटमेंट क्या था। स्टेटमेंट ये था कि किसी भी वैद्युत परिपथ कैसा परिपथ होना चाहिए, बंद परिपथ होना चाहिए। एक पॉइंट याद रखना, क्योंकि किरचॉफ का दूसरा नियम हमेशा बंद परिपथों के लिए ही एप्लीकेबल है, नॉट फॉर द ओपन सर्किट। ओपन सर्किट के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, यानी खुले परिपथों के लिए नहीं है। जो आपके बंद परिपथ होता है केवल बंद परिपथों पर ही ये आपका क्या होता है, अप्लाई होता है। तो स्टेटमेंट है कि कोई भी अगर वैद्युत परिपथ है जो कि बंद है तो उसका जो परिणामी वैद्युत वाहक बल होता है वो परिणामी वैद्युत वाहक बल परिपथ में बहने वाली धारा, परिपथ में मान लीजिए हमने जो धारा बह रही है वो कितनी है, I। तो परिपथ में बहने वाली धारा और परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध है उसको हमने क्या मान लिया, R। उनके गुणनफल के क्या होती है, बराबर होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। और इसको मैं थोड़ा सा एक डायग्राम से एक सर्किट में आपको बनाता हूँ वैद्युत परिपथ, उसकी हेल्प से और अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लें। आई होप सभी ने नोट कर लिया होगा इसको। ओके, तो मैं इसको हटा दूं। चलिए, तो अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं जो है इसका एक एग्जाम्पल। ठीक है, इसके एग्जाम्पल को मैं आपको समझाता हूँ कैसे हम लोगों को किरचॉफ का दूसरा नियम अप्लाई करना है। एक उदाहरण मैं यहाँ पर एक वैद्युत परिपथ बनाता हूँ, आप उसकी हेल्प से इसको समझ लेंगे। ठीक है, और अच्छे से आप लोग समझेंगे, इससे आपको बड़े आराम से समझ में आए। ठीक है, ये वैद्युत सेल हो गया E1, ये प्रतिरोध R1, इधर हो गया E2। ठीक है, कैसा भी वैद्युत परिपथ आप बना सकते हो, उससे कोई लेना देना आपको है नहीं। ठीक है, ज्यादा आप हेजिटेट ना हो। और ये हो गया R3 जो
हो गया R2, ठीक है। यहाँ से धारा कितनी निकल रही है I1 इस वाली बैटरी से, और यहाँ से जो धारा निकल रही है वो कितनी है I2, ठीक है। अब हमको इस विद्युत परिपथ को समझना है। मैं कुछ नाम देता हूँ, जो संधियाँ हैं यहाँ पर, ये जॉइंट नहीं है, ये मुड़ाव है, ठीक है। उनको नाम कुछ दे देते हैं पॉइंट्स को, जिससे आपको समझने में आसानी है। हो गया A, B, C, D, F, ठीक है। कुछ भी आप जो भी चाहें अपने हिसाब से नाम भी ले सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। कुछ एजम्पशन होते हैं, चिन्ह परिपाटी जिन्हें हम कहते हैं, क्या किस प्रकार से हम इनके चिन्ह उपयोग करते हैं, ठीक है। तो चिन्ह परिपाटी में आपको समझा दूं। चिन्ह परिपाटी का मतलब है किस तरीके से इनके सिंबल प्लस माइनस हम लोग कहाँ यूज करेंगे, किस तरफ जाने पर प्लस लेना है, किस तरफ जाने पर माइनस लेना है, इसको जरा समझ लीजिए। जब हम ए से बी की तरफ जाएं, अगर ए से बी की ओर आप जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ, ए से बी की ओर, ए से बी की ओर, ठीक है। तो E1 हमेशा कैसे लेंगे आप लोग, नेगेटिव। कैसे लेंगे, नेगेटिव। जो E1 का मान है हमेशा नेगेटिव लेना है। और अगर आप B से A की ओर आ रहे हैं, कहाँ से कहाँ, B से A की ओर, तो आपको E1 क्या लेना है, पॉजिटिव, ठीक है। सेम एज यहाँ पे भी आपको अप्लाई करना है। E और यहाँ पर अगर आप E से F जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ, E से F, देखते रहिए, E से F, E से F की ओर, ठीक है। तो E2 क्या लेंगे, E2 नेगेटिव और अगर पॉजिटिव, ठीक है। या फिर अगर F से आप कहाँ आ रहे हैं, E की ओर, F से E की ओर, तो आप क्या लेंगे, E2 को फिर हम लोग लेंगे पॉजिटिव। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एजम्पशन है, इस तरीके से हम लोग लेके चलते हैं, एजम्पशन आपको समझने हैं। अब बात करते हैं करंट की। अगर मान लीजिए आप धारा की दिशा में चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चल रहे हैं, ठीक है। हम अगर अपना यानी इक्वेशन लिखना स्टार्ट करते हैं, हम धारा की दिशा में चलते हैं, तो क्या लेंगे, I1 पॉजिटिव लेना है। क्या लेना है, I1 क्या लेंगे, सॉरी पॉजिटिव। इसको हमने क्या लेंगे, I इंटू R1, चूंकि इनका जो गुणनफल हमको लेना पड़ता है I इंटू R1, तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, ठीक। अगर हम धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हैं, धारा की विपरीत दिशा में, आप पहले एजम्पशन को नोट कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हैं, दिशा में चल रहे हो, तो क्या हो जाएगा, तब अब इधर कौन सी धारा की विपरीत दिशा है, अगर आप इस लूप को इस तरीके से लो उधर जाए, ठीक है। तो आप देखिए, आप धारा की विपरीत दिशा में अगर आप ऐसे चलना स्टार्ट करें, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, माइनस I2 इंटू R2, क्योंकि अगर आप ऐसे चलते हैं तो देखिए आप इधर चल के ऐसे आ रहे हैं, धारा इस तरफ जा रही है, तो आप माइनस, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, माइनस I2 इंटू R2। तो ये जंक्शन है। अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, मैं इसे जो आपको वैद्युत परिपथ दिख रहा है, इसके लिए, इसके हर एक लूप के लिए, इसमें कुल कितने लूप हैं, एक ये लूप हो गया, एक लूप ये हो गया, और एक ये बड़ा वाला लूप हो गया। यहाँ पर टोटल कितने लूप है, मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले लूप मतलब कितने बंद परिपथ है, इस टोटल वैद्युत परिपथ में कितने बंद परिपथ है, उसको हम लोग लिखते हैं बंद परिपथ, ठीक है। कितने दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले एक तो A B F E, एक बंद परिपथ A B F E, ठीक है। दूसरा बंद परिपथ E F C D, और एक और बंद परिपथ कौन सा है, A B C D। तो कुल 3 बंद परिपथ हैं। इन तीनों बंद परिपथों के लिए हम लोग किरचॉफ के द्वितीय नियम से कुछ इक्वेशंस को लिखेंगे और समझेंगे। जल्दी से जल्दी पहले आप इनको नोट कर लें एजम्पशंस को, फिर मैं तीनों बंद परिपथों के लिए किरचॉफ के द्वितीय नियम से इक्वेशन लिखूंगा, मैथमेटिकल इक्वेशन, जिसकी हेल्प से हम इसको आसानी से सॉल्व। तो आई होप सभी ने नोट कर लिया होगा। तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, और इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको सभी ने कर ही लिया होगा लगभग, ठीक है। तो मैं इसके इक्वेशंस को लिखता हूँ हर एक लूप के लिए, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एजम्पशन उसी के हिसाब से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। 1 बाय 1 में एक एक लूप के लिए आपको लिखूंगा। सबसे पहले हम लोग लूप लेते हैं, कौन सा, पहला लूप कौन सा है, A B F E लूप में, ठीक है।
और हम किस प्रकार चलेंगे, हम ए से बी हम चलेंगे ए बी एफ ई ए, ठीक है, हम इस तरीके चल रहे हैं ए बी एफ ई, ये दिखा है किस दिशा में हम लोग चलेंगे उस दिशा को ही मैंने लिख दिया। हम ए से बी, बी से एफ, एफ से ई और ई से ए की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था अगर हम ए से बी की तरफ जाएं तो ई को क्या लेंगे, नेगेटिव, ठीक है, तो -E1। अब आगे तो सबसे पहले परिपथ जो आपका बंद परिपथ है उसका क्या लेना है हमको, परिणामी वैद्युत वाहक बल। तो इस परिपथ का परिणामी वैद्युत वाहक बल क्या होगा, ये तो जब ए से बी गए तो ये माइनस और हम कहा एफ से ई आ रहे थे, एफ से ई के लिए मैंने क्या बताया था आपको प्लस, तो प्लस E2 इक्वल टू परिणामी वैद्युत वाहक बल का जो योग होता है या परिणामी वैद्युत वाहक बल होता है वो किसके बराबर होता है उसको समझें। अब इधर देखिए ए से बी की तरफ हम जा रहे हैं तो धारा किस तरफ बह रही है बेटा, धारा आ रही है इस तरफ और हम जा रहे हैं इस तरफ, ठीक है। तो क्या लेंगे -I1 × R1। मैंने अभी आपको एजम्पशन बताया था, उस एजम्पशन के हिसाब से या उस चिन्ह परिपाटी के हिसाब से अगर हम धारा की विपरीत दिशा में चले, धारा किस दिशा में आ रही है, इस दिशा में, और हम लोग कहाँ जा रहे हैं ए से बी की तरफ, मतलब धारा की विपरीत दिशा में, तो धारा का मान माइनस आ जाता है -I1 × R1। अब आगे चलिए, आगे चलिए तो इधर आए, इधर देखिए जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि हम एफ से ई की तरफ जा रहे हैं और धारा भी इसी दिशा में जा रही है। तो क्या लेंगे +I2 × R2 चिन्ह परिपाटी के हिसाब से लिए। आप देखिए तो हम लोगों ने जो डेफिनेशन पढ़ी थी, स्टेटमेंट पढ़ा था सेकंड नियम का, वो क्या था कि किसी भी बंद वैद्युत परिपथ का परिणामी वैद्युत वाहक बल उस परिपथ में लगे हुए अवयवों के क्षणों पर उत्पन्न विभवांतर के क्या होता है, योग के बराबर होता है। तो E2 - E1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, I2 R2 -I1 R1। एक क्वेश्चन बन, ये फर्स्ट लूप के लिए जो आपका पहला लूप था ये वाला A B F E के लिए हम लोगों ने क्या लिख ली, इक्वेशन लिख ली। अब मैं आपको दूसरे लूप के लिए इक्वेशन बताता हूं कि दूसरे लूप के लिए हम लोग कैसे इक्वेशन लिखेंगे। तो फटाफट देखिए दूसरा लूप क्या है हमारा, दूसरा लूप है ये A E F C D लूप में। और कैसे चलते हैं हम लोग चल रहे हैं E से F, F से C, C से D, D से E। फिर से वही E से F, F से C, C से D, D से E। हम ठीक है, मैंने दिशा भी लिख ली। तो अब इस लूप के लिए हम लोग समीकरण को लिखते हैं। मैं इस लूप के लिए समीकरण को यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लोग देखिए। सबसे पहले हम E से F की तरफ जा रहे हैं, तो मैंने बताया था हम E से F की तरफ जाएंगे तो हम E2 को क्या लेंगे, E2 को हम लोग क्या लेंगे, E2 को हम लोग लेंगे नेगेटिव E2। और इधर तो और कहीं तो इस लूप में अगर आप देखें तो और कहीं तो वैद्युत सेल लगा नहीं हुआ है, तो E2 इक्वल टू आगे क्या हो जाएगा, इधर थोड़ा लिख देता हूं मैं, जगह है पर्याप्त, -E2, क्योंकि हम लोग कहां से कहां जा रहे हैं, E से F। और मैंने बताया था हम E से F की तरफ जाएंगे तो जो आपका वैद्युत वाहक बल होगा तो उसका जो साइन होगा वो क्या रहेगा, नेगेटिव। अब आगे बढ़े तो इधर देखिए E से F की तरफ जब जा रहे हैं हम तो धारा की विपरीत दिशा में हमको चलना पड़ रहा है, धारा की विपरीत दिशा में, ठीक है। तो -I2 × R2, ठीक। आगे इधर बढ़े तो इधर देखिए धारा की दिशा क्या है, क्योंकि इस परिपथ में अगर आप देखेंगे तो इस संधि पर देखिए धारा I1 यहाँ से आ रही है और यहाँ से कौन सी धारा जा रही है, I2। तो यहाँ पर ये धारा टोटल कितनी जाएगी, क्योंकि किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग किसके बराबर होता है, संधि से जाने वाली धारा के। तो यहाँ इसको मान लिया I3 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 + I2। किरचॉफ के पहले नियम से, किरचॉफ का पहला नियम अगर इस संधि पर हम लगाएं तो इस संधि पर कुल धारा कितनी आ रही है, एक धारा I1 जो इस संधि की ओर आ रही है और I2 भी संधि की ओर आ रही है, ठीक है। तो हम लोगों ने किरचॉफ का पहला नियम पढ़ा था कि किसी भी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का योग संधि से जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। संधि से जाने वाली धारा कौन सी, I3, तो इसका योग किसके बराबर होगा, संधि पर आने वाली धारा। संधि पर आने वाली कुल धारा कितनी, I1 + I2। तो I3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 + I2। ये किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से है, ठीक है। तो हम लोग कैसे चल रहे हैं, EFCD हम चल रहे हैं इस तरफ और धारा किस तरफ आ रही है, इस तरफ, ठीक है। तो माइनस क्या आ जाएगा, I3 × R3, क्योंकि इस परिपथ में धारा कितनी बहेगी, I3, ये I3 ही तो आ रही है, ठीक है। I3 की वैल्यू पुट कर देंगे तो -E2 इक्वल टू -I2 × R2। I3 की वैल्यू कितनी है बेटा, I3 की वैल्यू है, R3 को इधर लिख लेंगे, I3 की वैल्यू है I1 + I2, ठीक है। अब गुणा कर दो तो -E2
इक्वल टू माइनस I2 इंटू R2 माइनस I1 इंटू R3 माइनस I2 इंटू R3। ठीक है, कॉमन ले लो माइनस, यहाँ से माइनस E2 बराबर माइनस कॉमन I1 R3 प्लस I2 R2 प्लस I2 R3। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गई और माइनस से माइनस कैंसिल, तो E2 बराबर कितना आ गया I1 R3 प्लस I2 R2 प्लस I2 R3। ये क्वेश्चन बन गई सेकेंड। ठीक है, ये हमारा जो दूसरा लूप था उससे हम लोगों ने सेकेंड इक्वेशन को यहाँ पर फाइंड कर लिया। ठीक है, ये हमारी समीकरण 2 हो गई। ठीक है, हमने 2 लूप के लिए निकाल लिया, ये लूप के लिए है, इस वाले लूप के लिए। अब तीसरा लूप और बाकी, उस लूप के लिए भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तीसरा लूप क्या है? तीसरा लूप है ABCD, लूप ABCD में, लूप ABCD में। ठीक है, अब लूप ABCD के लिए अगर हम लोग इक्वेशन को लिखें तो देखें आप लोग जरा, यहाँ पर लूप ABCD के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे? ये है ABCD और हम चल कहां से रहे हैं? ABCD। ठीक है, लूप ABCD में हम लोग ABCDA यानी A से B, B से C, C से D, D से A की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम लोग। तो इक्वेशन को लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले A से B की तरफ हम जा रहे हैं तो क्या लेंगे? माइनस का E1। ठीक है, क्योंकि कहां से कहां जा रहे हैं हम लोग? A से B की तरफ। तो मैंने बताया था A से B की तरफ चलेंगे तो E1 का जो साइन है वो कैसा रहेगा? नेगेटिव। लिख दिया मैंने यहाँ पर माइनस E1। अब चूंकि इस पूरे परिपथ में, इस वाले लूप में आप देखें तो एक ही वैद्युत सेल लगा हुआ है। अब आगे इक्वल टू, ये इसका परिणामी वैद्युत बाहर बन हो गया। जब हम A से B की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो धारा किस तरफ जा रही है? विपरीत दिशा में, यानी B से A की तरफ। तो धारा का मान क्या ले लेंगे? माइनस I1 इंटू R1। यहाँ पर ये नेगेटिव लेंगे हम लोग। नेगेटिव क्यों लिया? क्योंकि हम जा रहे हैं A से B की तरफ और धारा जा रही है B से A की तरफ, तो नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। आगे बढ़े तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर भी देखिए, आप चल रहे हैं ऐसे, और धारा कहाँ पे जा रही है? I3 इस तरफ जा रही है और हम जा रहे हैं C से D की तरफ। तो माइनस का I3 और इंटू R3। ठीक है, I1 की वैल्यू रख देंगे तो माइनस E1 माइनस I1 R1 माइनस R3। I3 की वैल्यू क्या है बेटा? I1 प्लस I2, जो हम लोगों ने किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से निकाली है। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे तो माइनस E1 इक्वल टू माइनस I1 इंटू R1 माइनस R3 का गुणा कर देंगे तो माइनस I1 इंटू R3, माइनस के साथ गुणा कर दिया, माइनस R3 गुणा कर दो अंदर ब्रैकेट में, तो माइनस I1 R3 माइनस I2 R3। ठीक है, हो गया। अब यहां से हम लोग माइनस का कॉमन लेंगे तो सेम ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। इधर तक कंप्लीट है, मैं इस इक्वेशन को आगे लिख रहा हूं। ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन है उसको आगे मैं लिख दे रहा हूं। ठीक, तो क्या बनेगी? माइनस E1 इक्वल टू, माइनस E1 इक्वल टू, दिख रहा होगा आपको, माइनस कॉमन ले लो तो माइनस बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचा अंदर? I1 इंटू R1 प्लस I1 इंटू R3 प्लस I2 इंटू R3। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इक्वेशन आपकी बन जाएगी E1 इक्वल टू I1 R1 प्लस I1 R3 प्लस I2 इंटू R3। इक्वेशन हो गई थर्ड। अब इन तीनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके E1, E2, I1, R2, I3 सबके मान निकाल सकते हैं। I1 का मान निकालना है, I1 का मान निकाल लीजिए, I2 का मान निकालना है, I2 का मान निकाल लीजिए। जिसका भी आपको मान निकालना है आप इस इक्वेशन की हेल्प से, इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से आप लोग याद कर सकते हैं। इनको मैथमेटिकली वे में हम लोग सॉल्व कर लेंगे और हम लोग इस तरीके से इन वैद्युत परिपथों का उपयोग करके हम लोग किसी भी सवाल को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो दोनों नियम थे बड़े इजीली हम लोगों ने समझ लिए और इनको बड़े आसानी से हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो दोनों नियम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आप लोगों ने नोट भी कर लिए होंगे, नहीं हो तो आप लोग नोट कर लो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर सकते हैं और हम लोग अब अगले वीडियो लेक्चर में अपने अगले टॉपिक को स्टडी करेंगे। अगला टॉपिक हमारा होगा सेलों का संयोजन और अगले वीडियो लेक्चर में मैं उस टॉपिक को आपको समझा दूंगा। जो हमारा टॉपिक है सेलों का संयोजन। आई होप सभी ने नोट इसको कर लिया होगा, समझ में भी आप लोगों को अच्छे से आया होगा। तो अगली वीडियो लेक्चर में मैं नेक्स्ट टॉपिक जो आपका पढ़ाऊंगा वो होगा सेलों का संयोजन। ओके,
तो स्टूडेंट्स मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वेरी वेरी थैंक यू। सभी लोगों ने इस वीडियो लेक्चर को लास्ट तक देखा। आप लोग वीडियो लेक्चर को कंटिन्यूसली देखें और उससे अपने नोट्स को बनाते जाएं। अगर कहीं कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कोई भी डाउट होगा आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। मैं जब भी लाइव क्लास में लूंगा उस लाइव क्लास में मैं उस डाउट को आपको क्लियर कर दूंगा। ओके, तो बने रहिए इस ऐप के साथ और लगातार वीडियो लेक्चर्स को एंजॉय करिए और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को आप इस ऐप के बारे में बताएं। जिनको भी इसकी लाइव कोचिंग पढ़नी है ब्रेन डेवलपर्स ऐप पर, वो कंटिन्यूसली इस कोचिंग को ले सकते हैं ऑनलाइन इस ऐप के माध्यम से। बस सिंपली उनको प्ले स्टोर से ऐप को एक बार डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन चार्जेस मैं आपको बता चुका हूँ। पूरे सिलेबस का टोटल जो आपको फीस लगेगा वो 2000 रुपये है। 12th के सिलेबस का फिजिक्स के लिए 1000 आपको अभी जमा करना होगा जस्ट ऑन द रजिस्ट्रेशन। तो आपको सारे ऑडियो वीडियो नोट्स और लाइव क्लासेस अवेलेबल होते रहेंगे और अगला जो पेमेंट होगा 1000 का और वो आप लोग अक्टूबर के पहले मुझे कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।